हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आप सभी को केजे नॉलेज हब में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 64 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, इसमें हमारा आज का पहला सवाल है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो स्टूडेंट, ऑप्शन है हमारा 1, 2, 3, 4। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का विशिष्ट क्षेत्रों से मनोनयन किया जाता है, जबकि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा स्टूडेंट 2। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। हमारा उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 2 है, हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, हिमोढ़ मिट्टी, लोयस मिट्टी, रेगूर मिट्टी। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बर्फ के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी को हिमोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जबकि जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी को लोयस मिट्टी कहा जाता है। लोयस मिट्टी का मैदान जो है ये काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि हवा हमेशा टॉप सॉइल को ही अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इनमें से कौन यौगिक प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? ग्लूकोज, स्टार्च, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। ग्लूकोज यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। हमारा चौथा सवाल है, रेडियोधर्मिता की माप किसके द्वारा होती है? बैरोमीटर के द्वारा, पोलरीमीटर से, कैलोरीमीटर से, या गीगर मूलर काउंटर से? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं रेडियोधर्मिता की माप के लिए गीगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है और इसकी माप क्यूरी में की जाती है। तो हमारा उत्तर होगा गीगर मूलर काउंटर। के द्वारा। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। स्टूडेंट, पिछले दिनों हृदय संबंधी रोग हो जाने के कारण हमने सामान्य ज्ञान के प्रश्न डालने बंद कर दिए थे। अभी भी स्थिति कुछ समान हुई है अभी, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा होकर के आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं बैठ करके ही वीडियो बना रहा हूँ और केजे नॉलेज हब आपके लिए लगातार प्रयास करेगा कि आपको सफलता मिले। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 5 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा? 2√77 सेंटीमीटर, 14√22 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, 32√7 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब होता है ए स्क्वायर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है। क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर बराबर होगा पाई आर स्क्वायर
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 ए स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर, तो ए बराबर क्या होगा, अब वर्ग की एक भुजा बराबर होगा वर्ग की एक भुजा, ए बराबर अंडर रूट 154 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 गुने 77। तो अब कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण, चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2a, तो बराबर हो जाएगा ए हमको इतना आया है, तो अंडर रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 77 और रूट के अंदर 4 का वर्गमूल 2 रूट 77, यही हमारा आंसर होगा 2 रूट 77। हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में या अरुणाचल प्रदेश में? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में अवस्थित है। हमारा उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम पश्चिम बंगाल के कहाँ है? दार्जिलिंग में। हमारा 7 नंबर सवाल है, जलोदभिद किसकी उपस्थिति के कारण जल की सतह पर तैरते हैं? दृढ़ ऊतक के कारण, हरित लवक के कारण, वायु ऊतक के कारण या मृदु ऊतक के कारण? तो स्टूडेंट, जलोदभिद जो है वायु ऊतक के कारण जल की सतह पर तैरते हैं। उत्तर होगा वायु ऊतक। हमारा 8वां सवाल है, वह कौन सा यौगिक है जिसमें आयनिक, सहसंयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक यानी तीनों प्रकार के बंधन पाया जाता है? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ऑप्शन है जल, नौसादर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जल का अनुसूत्र होता है H2O, नौसादर सामान्य साधारण नाम है, इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमारा उत्तर होगा नौसादर, नौसादर यानी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो देखते हैं इसमें तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं के बीच जो है सहसंयोजक बंधन पाया जाता है NH3, 3 के बीच सहसंयोजक बंधन। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त होता है, इसके ऊपर ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और क्लोरीन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस, तो और
NH4Cl। तो प्लस माइनस की उपस्थिति है, चूंकि यह अपने इलेक्ट्रॉन को देता है इसलिए यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के द्वारा कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। तो यहाँ ये जो तीर का निशान है ये बतलाता है कि ये उप सहसंयोजक बंधन है, ये जो सिंगल बॉन्ड है सहसंयोजक बंधन है, और ये जो है प्लस माइनस का चिन्ह यह दर्शाता है कि आयनिक बॉन्ड भी इसमें उपस्थित है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को फैलाता है, किरणों को एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो स्टूडेंट, अभिसारी लेंस किरणों को एकत्रित करता है। हमारा उत्तर होगा किरणों को एकत्रित करता है, को एकत्रित करता है। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? स्कैनर, रैम, हार्ड डिस्क, सर्किट बोर्ड। स्टूडेंट, सवाल जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है, तो हमारा उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। सर्किट बोर्ड। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? पोलो, बेसबॉल, फुटबॉल या क्रिकेट? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पोलो खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, ये दूर तक खेला जाता है, तो उत्तर होगा पोलो। अब हमारा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 12 है, गंधार मूर्तिकला स्कूल शैली किन शैलियों का मिश्रण है? भारतीय एवं पर्शियन। पर्शियन का मतलब ईरानी, भारतीय और ईरानी शैली। भारतीय एवं ग्रीक, ग्रीक को यूनान कहते हैं, ग्रीक यूनान, हिंदी में यूनान कहते हैं और अंग्रेजी में ग्रीक कहा जाता है। तो भारतीय और यूनानी, चाहे भारतीय एवं ग्रीक, मूलतः शुद्ध भारतीय शैली है गंधार मूर्तिकला शैली, और या भारतीय एवं दक्षिण पूर्व एशियाई। जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं, गंधार मूर्तिकला स्कूल शैली का विकास भारत और यूनान दोनों शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है। तो हमारा उत्तर होगा भारतीय एवं ग्रीक। ग्रीक को, इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारतीय एवं ईरानी, भारतीय एवं यूनानी। तो भारतीय एवं यूनानी भी इसका उत्तर हो सकता है। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। चंद्रमा की सतह से एक प्रेक्षक को, एक व्यक्ति गया हुआ है चंद्रमा की सतह पर खड़ा है, दिन के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा उस व्यक्ति को? पीला, नीला, नारंगी या काला? तो स्टूडेंट, चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष में जो भी चीज़ देखी जाएगी वो पूरा का पूरा हमें काला दिखाई देगा। हमारा उत्तर होगा काला। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 और 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत के शहरों को गंदी बस्ती से मुक्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, भारत निर्माण योजना, राजीव आवास योजना या इंदिरा आवास योजना? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, भारत के शहरों में जो झुग्गियां हैं, गंदी बस्तियां हैं, उनको मुक्त करने के लिए राजीव आवास योजना की शुरुआत मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा की गई थी। राजीव आवास योजना। हमारा अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? एक धार्मिक संप्रदाय का नाम सीता था, या एक देवी का नाम सीता था,
या ऊसर भूमि को सीता कहा जाता था, या राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि मौर्य काल में राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उस आय को सीता कहा जाता था। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 4, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के भाग 64 में 15 नए प्रश्नों के बारे में बारी बारी से जानकारी की और उनका यथोचित विश्लेषण किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।